ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि इसका आंसर 7 संबंधित 3 आया हुआ है। एक और क्वेश्चन जस्ट इसके आगे लेते हैं, देखें इसके आगे लेंगे। किसी यदि किसी अष्टभुज को आधार में लेकर एक प्रिज्म बनाई जाए, एक प्रिज्म बनाया जाए तो पहला क्वेश्चन, कुल पृष्ठ कितने होंगे? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कुल पृष्ठ कितना होगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि बताइए कुल कोना कितना होगा। तीसरा आपसे पूछ सकता है कुल किनारा कितना होगा। चौथा आपसे पूछ सकता है कि बताइए कुल पार्श्व पृष्ठ कितने होंगे। कुल पार्श्व पृष्ठ कितने होंगे, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कुल पृष्ठ के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि आपको क्या करना है, आधार में जितनी भुजा है, आधार में जितनी भुजा होगी, आधार में कुल भुजा, आधार में जितनी भुजा होगी उसमें आपको 2 प्लस कर लेना होगा। कुल कोना के लिए मैंने बताया था कि आधार में जितनी भुजा होगी, आधार में जितनी भुजा होगी यानी आधार में कुल भुजा, आधार में जो कुल भुजा होगा उसका हमें डबल कर लेना होगा। इसके लिए मैंने बताया था कि आधार में जो कुल भुजा होगा, जो टोटल साइड हमारे होंगे उसका हमें 3 गुना कर लेना होगा। और इसके लिए मैंने बताया था कि आधार में जितनी भुजा होगी वही आंसर होगा। इसके लिए बताया था आधार में कुल भुजा, बस। तो यहाँ पर देखें अगर 10 भुज है, जैसे मान लेते हैं आधार में यहाँ पर देख अष्टभुज है, अष्टभुज है, जैसे अष्टभुज का मतलब हो गया कि इस तरीके से आकृति बनी होगी, ऐसा 1 2 3 4, यहाँ पर बनेगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8 और ये होगा हमारा 9। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके सामने 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं। तो अष्टभुज आपके सामने हो गया। और इस पर अगर प्रिज्म को बनाना है तो प्रिज्म आप चाहें तो बना सकते हैं ऐसे, तो इस तरीके से आप चाहें तो प्रिज्म को बना सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको दिखाना है तो 3D फिगर है ना, तो 3D फिगर यहाँ से बनता जाएगा, हर इस लाइन से आपकी उड़ती जाएगी, इस लाइन से जाकर सब जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका अष्टभुज जाकर बन सकता है, ठीक है ना। तो बस आपको ये जानना है कि आधार में पहले अष्टभुज में बना देता हूँ उसे। जैसे अगर मान लेते हैं अष्टभुज है आधार में, इस तरीके से अष्टभुज है आधार में, तो देखें अष्टभुज आधार में आपका अष्टभुज दिया हुआ है, देखिए ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज है। तो आधार में 8 भुजा ले लीजिए। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो 8 + 2 होगा और आंसर कितना आ जाएगा 10। ये अगर पूछता है तो 8 का डबल कर लीजिए, हो जाएगा 16। ये अगर आपसे पूछता है तो बस 8 का ट्रिपल कर लीजिए, हो जाएगा 24। और ये अगर पूछता है तो बस 8 ही ले लीजिए। इसलिए इन सभी का उत्तर आपके सामने है। कुल भुजा अगर आपसे पूछे तो 10 होगा, कुल कोना कितना होगा 16, कुल किनारा कितना होगा 24 और कुल पार्श्व पृष्ठ कितना होगा आपके सामने है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दे दे 10 भुज है, 10 भुज, इसको डेकागन बोल सकते हैं,
जिसको हम डेकागन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे देगा 10 भुज को आधार मानकर, आधार लेकर या मानकर, आधार मानकर एक प्रिज्म बना दिया गया, एक प्रिज्म बनाया गया, प्रिज्म नहीं पिरामिड, प्रिज्म बोला तो कर ही लिए हम लोग, इस पर पिरामिड बना दीजिए। एक पिरामिड बनाया गया, पिरामिड बनाया गया हो तो आपसे पूछा जा सकता है, पहला बताएं कुल पृष्ठ कितने होंगे, तो बताइए क्या बताइए। देखिए कुल पृष्ठ, अगला आपसे पूछ सकता है कुल कोना बताएं, तीसरा पूछेगा कुल किनारा बताइए, उसका चौथा पूछेगा कुल पार्श्व पृष्ठ बताइए, कुल पार्श्व पृष्ठ, कुल पार्श्व पृष्ठ बताएं क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना है कि आधार में जितनी भुजा होगी, यानी आधार में कुल भुजा जो भी आधार में होगी उसको ले लें, तो आधार में कुल भुजा, और उसके बाद आपको कर लेना है +2। +2 इसमें नहीं करते हैं, याद रखिए +2 आपको प्रिज्म में करना होता है। आधार में जितनी भुजा होती है इसमें एक जोड़ते हैं, क्योंकि नीचे वाला ही सिर्फ आपके पृष्ठ काउंट होंगे। कुल कोना अगर पूछ दे तो आधार में जितनी भुजा होगी, आधार में कुल भुजा, आधार में जितनी भी भुजा होगी उसमें +1 कर लेंगे, दोनों फार्मूला सेम होता है। उसका कुल किनारा अगर पूछ ले तो आधार में कुल भुजा जो हो, आधार में जो कुल भुजा होगी उसका आपको डबल कर लेना होगा। और कुल पार्श्व पृष्ठ अगर पूछा है तो बस आधार जितने होंगे, आधार जितने होंगे बस आधार में कुल भुजा, जितने भुजा होंगी आधार में वो सब के सब पार्श्व पृष्ठ को दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है 10 भुज को, यहाँ पे लिखा है 10 भुज को लेना है। 10 भुज का मतलब कि यहाँ पर आधार में, याद रखें आधार में कुल जो भुजा आएगा निकल कर, जितने भुजा आएंगे कुल भुजा वो कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि कौन सा भुज है, 10 भुज है। 10 भुज होने से आधार में 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 + 1, और आंसर कितना हो गया 11। इसको लेके चलेंगे तो 10 + 1 आंसर कितना हो गया 11। यहाँ पर चलेंगे तो 10 का डबल कर ले, 10 दूना 20 हो जाएगा, और इसमें आधार में 10 है तो आंसर 10 ही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रिज्म पिरामिड का भी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, और ये चैप्टर यहीं पर जाकर द एंड होता है। ठीक है ना, आगे जो चीज़ें, अगर इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो हमारे आकर ऑफलाइन क्लास आदित्य क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और भी मेंसुरेशन के आगे वाले कॉन्सेप्ट को आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद ये वाला टॉपिक आपका एंड होता है। तो चलिए नए टॉपिक में आते हैं, नए टॉपिक में। तो नया टॉपिक देखिए क्या हो सकता है इस पे। नया टॉपिक ध्यान से देखिए, नया टॉपिक इसमें हमारा आएगा पहले टॉपिक से। तो पहले टॉपिक देखिए क्या आने वाला है इस पर, जिसको बोलेंगे नंबर सिस्टम, यानी संख्याओं की समझ। यानी यहाँ पर एक आपका होता है संख्या की समझ, संख्याओं की कुछ समझ पूछता है आप इसमें सीटेट के सिलेबस में। संख्याओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए नंबर, संख्याओं की समझ एक चैप्टर है आपके इस सिलेबस में। तो संख्याओं की समझ जब हम स्टार्ट करेंगे तो जानेंगे संख्याओं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहली बात हमको ये जानना है कि अंक जो होते हैं टोटल हमारे पास डेसिमल में अंकों की संख्या टोटल कितनी होती है। तो अंकों की संख्या हमारे पास टोटल होती है 0 से लेकर कहाँ तक होती है, तो 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी। तो टोटल हमारे पास अंकों की संख्या कितनी होगी, टोटल हमारे पास 9 होगी। तो अंक आपके टोटल 9 होंगे, 10 होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक।
तो इससे मिलकर हमारे पास संख्याएं बनती है। जैसे संख्या आपकी कौन कौन सी बन सकती है, जैसे संख्याएं मिल गए हमारा 12, इसी में से मिल गया 231, 1332, 232 ATC हो जाएगा। तो इसी के संख्याओं की समझ में आपको जानना है इसमें सारी चीजें। जैसे इसमें जो संख्या होती है वो किस किस तरीके से वो अपना रिजल्ट को रखती है, यहाँ से ही आपको जानना है। तो सबसे पहली चीज आपको ये जानना है कि संख्याएं जो होती हैं किस टाइप की होती हैं। तो चलिए इसको बताते हैं, हम चले जाते हैं संख्याओं में कौन कौन सी संख्या किस तरह के नेचर को अपना रखता है। एक आता है संख्या जिसको बोलते हैं हम सबसे पहले सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखें, सम्मिश्र संख्याएं किसे कहा जाता है। सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है जब सभी संख्याओं को सभी संख्या को एक परिवार में रख दिया जाए, एक परिवार में रख दिया जाए तो वह सम्मिश्र संख्या कहलाता है। वह सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, जैसे सभी धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी, धनात्मक संख्या, उसके बाद आ जाएगा ऋणात्मक संख्या, उसके बाद आ जाएगा शून्य, उसके बाद आ जाएगा अपरिमेय संख्या, उसके बाद आ जाएगा परिमेय, इसमें आ जाएगा इंटीजर पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, etc। ये सभी संख्याओं को जब एक परिवार में हम रख लेंगे तो इसे बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। यानी कि दुनिया के जितने भी संख्या आप देख पा रहे हैं सबको अगर एक परिवार में रखेंगे सम्मिश्र संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो सम्मिश्र संख्या को अगर देखना है तो एग्जाम्पल के तौर पे और भी देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपके सामने जैसे -10 हो, माइनस वाली संख्या, +12 हो, प्लस वाली संख्या 0, रूट के अंदर अगर कोई संख्या आ गया, रूट के अंदर अगर कोई माइनस वाली संख्या आ गया, पॉइंट वाला कोई संख्या आ गया, पॉइंट के बाद कोई बार वाला संख्या आ गया, बट्टा वाला कोई संख्या आ गया, बट्टा में कोई रूट वाला संख्या आ गया, etc कर लीजिए। तो सभी संख्याओं को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। याद रही बात को, जब सम्मिश्र संख्याएं सभी को रख लेता है तो सम्मिश्र संख्याओं को याद रखेंगे। सम्मिश्र संख्याओं को, जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या होगी उसको सबसे पहले हम दो भागों में तोड़ेंगे। एक हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, एक हो जाएगा परिमेय संख्या और एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिएगा बात को, इसके बाद एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आपके सामने देखिए जो चीजें हैं, एक तो हमारे पास आ गया परिमेय संख्या और एक आ गया अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमारे पास जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो इस तरीके का है। अब यहाँ से देखिए, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपके सामने दो तरीके का नंबर है। इसमें देखें, इसको होता है कि वह संख्या जिसका भिन्न नहीं बनाया जा सकता, जिसका भिन्न नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। लेकिन याद रखिए इसका होता है कि वह संख्या
वह संख्या जिसका भिन्न बनाया जा सकता है, तो देखिए बहुत ही आसान है। जैसे मान लेते कोई सम्मिश्र संख्या है तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांट ले, एक होगा परिमेय संख्या, एक होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चीजें होंगी, तो परिमेय संख्या आपकी ये होती है और परिमेय संख्या वह संख्या जिन संख्याओं को भिन्न में नहीं बदल सकते, वह संख्या जिसका भिन्न नहीं बनाया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में तीन तरह के नंबर होते हैं। सिर्फ अपरिमेय संख्या में तीन तरह के नंबर होते हैं। पहला होता है रूट के अंदर आने वाला कोई संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। रूट के अंदर वह संख्या जो आया और वो एक पूर्ण वर्ग ना हो, तो √3, √5, √7, √10, तो यह आपका संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। या पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या आता है और उन संख्याओं में किसी अंक का रिपीटेड ना हो, अगर कोई भी अल्टरनेंडम इधर उधर टाइप का नंबर कोई भी आ रहा है तो ये भी नंबर आपका अपरिमेय संख्या होता है। और एक बच गया पाई। तो अपरिमेय संख्या में बाकी तीन तरह के नंबर पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो भी नंबर आपका पाया जाएगा सब के सब परिमेय संख्या होगा। जैसे 10 हो गया, -10 हो गया, 1/2, पॉइंट वाली संख्या, माइनस में पॉइंट वाली संख्या, ये सभी संख्याएं जो होती हैं सब के सब आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। और भी आ गया -1/2, -4/5, etc कर लीजिए, सब के सब परिमेय संख्या आपकी है, ठीक है ना। एक और नंबर मैंने नहीं बताया, जैसे रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर आ जाए, जैसे रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे रूट के अंदर अगर मिल जाए -1/2, रूट के अंदर -16 मिल जाए, रूट के अंदर -0.6 मिल जाए, तो इस तरह के सारे नंबर जो होते हैं वह काल्पनिक संख्या होता है। ये सारे नंबर आपके जो होते हैं वो होता है काल्पनिक संख्या। ये जो भी नंबर होता है सबके सब काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे इसके बाद, तो इसके बाद जो परिमेय संख्या होता है, ये जो परिमेय संख्या, इसको तोड़ लिया जाता है दो भागों में। एक होता है इंटीजर जिसको पूर्णांक बोलेंगे, और एक हो जाएगा फ्रैक्शन यानी जिसको हम भिन्न बोलेंगे। भिन्न मतलब जिसमें अंश और हर नजर आए, कंप्लीट नंबर ना हो, जैसे कि 3/5, 5/9, आगे 9/13, etc कर लीजिए। ये सब के सब फ्रैक्शन एक होगा। अब पूर्णांक में आएगा जिसमें कोई कंप्लीट नंबर को दर्शाए, जैसे 6 हुआ, -8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 86। ये सभी के सभी नंबर आपके पूर्णांक होंगे और ये सभी के सभी नंबर आपके भिन्न हो जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे तो पूर्णांक को भी, जो पूर्णांक होता है इसको भी कई पार्ट्स में तोड़ा गया है। जैसे कि यहाँ पर पहला आपका नंबर होगा जिसको बोलेंगे धनात्मक संख्या, जिसको बोला जाएगा धनात्मक संख्या, ठीक है। जैसे पहला संख्या आपका आ जाएगा जिसको बोलेंगे धनात्मक संख्या। देखिए यहाँ पर धनात्मक संख्या, उसका दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी जिसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। उसका तीसरा आपका आएगा जिसको बोला जाएगा विषम संख्या। चौथा मिलेगा जिसको बोलेंगे सम संख्या। चौथे में आएगा प्राकृतिक संख्या, चौथे में आ जाएगा प्राकृतिक संख्या। छठवें में आपका आएगा जैसे ये वाला आपका ऋणात्मक, धनात्मक, विषम, सम, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो इसके बाद आ जाएगा पूर्ण संख्या। सातवें पर आएगा आपका अभाज्य संख्या। आठवें पर आएगा आपका भाज्य संख्या। नौवें पर आएगा को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो ऐसे कई टाइप का नंबर होता है जिसको हमको देखना है। जैसे यहाँ पर देख लें, कई तरह के नंबर्स होते हैं। तो धनात्मक, ऋणात्मक, विषम, सम, प्राकृतिक, पूर्ण, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, इन सभी नंबरों को पिछले क्लास में आपको अच्छे से बताया गया। तो आप पिछली क्लास में देखकर सभी नंबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं जो भी टॉपिक मैंने छेड़ा है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ जाए, कई क्वेश्चन इसके आधार पर सीटेट में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया 23,573 में सन्निकट पूछा जाएगा, सन्निकट हजरामा
उसने हजराहवा मान क्या होगा, हजराहवा मान बताइए, हजराहवा मान बताइए। तो इसमें इकाई, यहाँ पर पहले पूरी संख्या को आप रख लें। तो अगर आपसे हजराहवा मान आपसे पूछना वो चाहता है तो आप सैकड़े तक पहले काउंट करिए, सैकड़े तक। हजराहवा पूछता है तो सैकड़े तक, सैकड़ा पूछेगा तो दहाई तक, 10,000 पूछेगा तो 1,000 तक, लाख पूछेगा तो 10,000 तक। तो काउंट करते, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है हजराहवा मान सन्निकट में क्या होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर जाएं और सीधे सैकड़े को आप गोल कर दें, राउंडेड कर दें। इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े को राउंड कर दें। सैकड़े को जैसे ही राउंड करेंगे तो इस स्थान पर हम देखेंगे कि किस तरह का अंक आपको मिला है। इस पर देखिए अंक जो मिलेगा उसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से टैली करिएगा। इस पर अंक आपका 0 मिल सकता है, 1, 2, 3 और 4। बाकी यहाँ पे 5, 6, 7, 8 और 9 मिलता है। तो आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखेंगे कि अगर 1000 पूछा तो सैकड़े पर है, और देखें यहाँ पर इससे मैच कर रहा है कि इससे मैच कर रहा है। वैसे तो आपको जो भी सन्निकट मान पूछे यानी कि सीधे सैकड़े पर आकर सबको 0 करना होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझिए कि यहाँ पर कब हम 1 बढ़ाएंगे और कब 1 नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जब इनमें से कोई आएगा, इनमें से कोई आएगा तो हम 1 बढ़ा देंगे इसके बगल वाले में, और यहाँ पर आएगा तो वैसे का वैसे ही रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यानी कि इनमें से कोई 1 आ रहा है, तो इनमें से कोई 1 आएगा तो बगल वाले में 1 बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो नंबर हमारा आएगा अप्रोक्सीमेट में, यानी ये जो नंबर हमारा लगभग में आएगा, सन्निकट जो वैल्यू आएगी, यानी सन्निकट की वैल्यू को ये दर्शाता है, जो भी सिंबल मैंने यहाँ पे लगाया। तो ये आएगा 2 और यहाँ पे 4 लगा लीजिए और बाकी सबको 0 से राउंडेड कर दीजिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आपसे पूछे 23,573 में हजराहवा सन्निकट मान क्या होगा, तो बोलेंगे 24,000। आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, 3,73,563 में सन्निकट 10,000वां सन्निकट 10,000वां मान क्या होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 3, 7, 3, 5, 6, 3 और यहाँ पे 10,000, यानी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आपके सामने लिखा है 10,000वां मान, और सन्निकट में बताना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसको राउंडेड कर लें। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ वाला नंबर 0, 1, 2, 3, 4 से तो नहीं मैच कर रहा है। अगर इधर साइड से मैच करेगा तो बस आगे वाले में 1 बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लें ये वाली संख्या इससे मैच कर रहा है, तो यानी कि बगल वाले में हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे, और इसमें सन्निकट जो वैल्यू आएगी, जो भी इसके बाद हम देखेंगे सन्निकट जो वैल्यू आएगी, इसका लगभग में जो मान आएगा इसमें, वो आपका हो जाएगा 3, 7। अब बाकी सबको आप 0 से, बाकी सबको हम 0 से कवर कर लेंगे। 3,70,000 आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन हो जाए इसी पे। अगर आपके सामने देता है 27,960 में सन्निकट सैकड़वा मान, सैकड़वा गलत हो रहा है ना, चलो ठीक है। सन्निकट सैकड़ा मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो देखिए 2, 7, 9, 6, 0 इकाई, दहाई, दहाई को राउंडेड कर ले, और यहाँ पर देखेंगे 5, 6, 7, 8 और 9, तो इसमें 6 से मैच कर गया, तो बस बगल वाले में 1 बढ़ा दें तो हो जाएगा 2, 8, 0, 0, 0 आपका आंसर होगा। जैसे आप इसमें 1 बढ़ाएंगे 10 बन जाएगा, बगल वाले को हासिल दे देगा, यानी 28,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से हम देखेंगे 28,000 आपके सामने होगा आंसर इसका। इसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे दे 73,833 में 3 के सभी स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, स्थानीय
मानों का योगफल क्या होगा, योगफल बताइए। अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसमें इसका योगफल क्या होगा, तो 73 ले लें, 8 8 और 3 3 ले लें। तो इसमें 3 के स्थानीय मान को लेना है, तो बस 3 को रोककर बाकी सबको हटा दें, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, यानी इसको हम बोल सकते हैं 3033 बस। यानी कि कह रहा है कि 3 के सभी स्थानीय मान को आपस में जोड़िए। तो जब बोला 3 के सभी स्थानीय मान को लीजिए, तो 3 जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहेगा, बाकी अगर किसी नंबर को नहीं लेना है उसको हटाकर उसके जगह पर 0 को बैठा दीजिए। तो अगर इसमें 3 के स्थानीय मान को लेकर आपस में जोड़ेंगे तो यही आंसर मिलेगा 3033। एक और क्वेश्चन इसी के बेस पर देखते हैं। आपके सामने हो जाए 93,979 में 9 के स्थानीय मान, 9 के सभी स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, योगफल बताइए बताइए। चलिए ये देखें 93, 9, 7 और 9 है, इसमें 9 के स्थानीय मानों को लेना है, तो बाकी सबको हटा दें, सभी को जोड़ना है, तो यानी कि 9 के सभी स्थानीय मानों का योगफल जो आएगा ये आपके सामने आ जाएगा। 9 के स्थानीय मानों का योगफल, स्थानीय मानों का योगफल, मानों का योगफल, यानी कि 9 के स्थानीय मानों का योगफल होगा 90,909 बस आंसर। और भी देख लेते हैं और भी आंसर क्या हो सकता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि चार अंकों के, यहाँ पे पूछ लेगा 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी, 4 अंकों की कुल संख्या बताइए, 4 अंकों की कुल संख्या बताइए। देखिए 4 अंकों की कुल संख्या, यानी कि 1000 से 4 अंकों की संख्या स्टार्ट होगी और जाकर कहाँ खत्म हो जाएगी, 9999। तो पूछ रहे सभी नंबर हमारे टोटल कितने होंगे। तो याद रखिए कुल संख्या हमारी 4 अंकों की हो जाएगी। कुल संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, तो 4 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए याद रखें, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या घटा लो, यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999, और मुझे 900 यानी यहाँ तक इसके पीछे जो भी संख्या होगी वो सब तो लेना है, ये नहीं है आपको, तो लेना जब नहीं है तो उसको घटा देंगे। यानी कि इसका मतलब हो गया कि 9999 ले लें 4 अंकों की बड़ी संख्या में से, 3 अंकों की बड़ी संख्या को हटा दीजिए। तो इस प्रकार से 4 अंकों की कुल संख्या हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 9000 मिल जाएगा। एक तरह से और भी जान जाए, एक अंक की कुल संख्या, अगर आपसे पूछ दे एक अंक की कुल संख्या कितनी होगी, तो एक अंक की कुल संख्या 9 होगी। अगर आपसे पूछ दे 2 अंक की कुल संख्या, तो इसका होता है 90। फिर आपसे पूछ दे 3 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, तो 900 होगा। इसी प्रकार से अगर पूछ दे 4 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, तो बस एक सीक्वेंस में हम लिखते चले जाएंगे। इसी प्रकार से अगर पूछ दे n अंक की कुल संख्या कितनी होगी, इसके लिए रूल बन जाएगा n गुणे 10 to the power n-1। और यहाँ पर याद रखें n हमेशा अंकों को दर्शाएगा, जैसे n कुल अंक को दर्शाएगा, n हमेशा कुल अंक को दर्शाता है। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि 50 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी, 50 अंकों की कुल संख्या बताइए, कुल संख्या बताइए। तो इसमें देखें क्या होगा आपके सामने, तो मैंने बताया अभी जस्ट इसका सूत्र था, फार्मूला था। अगर आपके सामने n अंक की अगर कुल संख्याएं लेनी है, n अंक की कुल संख्याओं को लेना है, तो इसके लिए फार्मूला था 9 × 10 to the power n-1। तो मुझे कितने अंकों का लेना है, 50 अंक की कुल संख्याएं कितनी होगी,
50 अंक की कुल संख्या है, तो लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 50 माइनस 1, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 49, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपने देखा है इसको बहुत इजी तरीके से। तो इसके बाद देखा जाएगा, इसको अगली क्लास में मिलते हैं बिल्कुल अलग सेशन के साथ। तो अभी तक इतना तक ही रहने देते हैं। जय हिंद, फिर मिला जाएगा इसके बाद में।